क्लासेस पर सेट नंबर 49 लेकर के आ गए हूँ आप लोगों के सामने। कह रहा था गुरुजी सेट बंद कर दिया क्या? नहीं मेरे भाई, सेट नंबर 49 लेकर के हम आप लोगों के बीच आ चुके हैं। तो आप सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइए और पूरी शिद्दत से आज हम लोग पूरी शिद्दत से पसीना बहाएंगे इस क्लास में। हर सब्जेक्ट को क्वेश्चन को देखेंगे, है ना। जब थक जा तो आराम कर लो, लेकिन हार कभी मत मानना। भाई साहब थोड़ा थक गया था ना, थोड़ा सा थक गया तो मैंने आराम कर लिया, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आप सभी को, मैंने कभी हार नहीं मानी है। मैंने हार नहीं मानी, बस आप लोगों को भी हार नहीं मानना है मेरे भाई। जल्दी से लाइव आ जाइए। जैसे ही 40 लोग क्लास में जुड़ते हैं मैं क्लास को स्टार्ट करूंगा और मैं भरोसा करता हूं कि 40 लोग क्लास में जुड़ चुके होंगे, ठीक है ना। तो चलिए बहुत बढ़िया 50, 60, 70 सब लोग जुड़ेंगे, फटाफट जुड़ेंगे। चलिए अब क्लास को स्टार्ट किया जाए। इस हम क्लास में ऑल सब्जेक्ट को देखेंगे, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हम लोगों से छूटेगा नहीं, कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पहला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भाई साहब जल्दी से बता दो। क्वेश्चन ये लिखा गया है कि शुक्राणु का निर्माण होता है कहाँ होता है, जल्दी से। तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? आप सभी को मालूम है कि शुक्राणु जो होता है ना भाई साहब, शुक्राणु जो होता है ना, इसका निर्माण होता है कहाँ पर? जल्दी बताओ। वृषण में होता है। कहाँ होता है? वृषण में होता है शुक्राणु का निर्माण। अगर आपसे पूछा जाए कि अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है, अंडाणु का निर्माण, तो क्या बताओगे? बोले गुरुजी अंडाणु का जो निर्माण होता है वो अंडाशय में होता है। अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? जल्दी बताओ। अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है। अगर आपसे अंडाशय में होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के मिलने से, है ना, मादा युग्मक के मिलने से क्या बनता है? युग्मनक के मिलने से क्या बनता है? तो याद रखिए जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट बनता है। दूसरा क्वेश्चन आएगा मेरे भाई साहब, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? क्या आएगा? निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, याद है सबको? तो आंसर क्या लिखा है? फ्लोपियन नालिका में। फ्लोपियन नालिका में निषेचन की क्रिया होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा कि फ्लोपियन, है ना, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? फ्लोपियन नालिका में निषेचन की क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया होती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 2, लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 2 भाई साहब खोपड़ी में छेद करने वाला क्वेश्चन है। स्टार ला करके रख लो, स्टार ला कर रख लो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। गुरुजी मेरे लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा, पूर्ण का मतलब होता है जिसमें दोनों एक्स और एक्स, ठीक है ना। तो ये पुरुष में जो एक्स और वाई होता है, स्त्री में जो होता है एक्स एक्स होता है। तो पूर्ण जोड़ा मैं अगर कहता हूं आपको, तो स्त्री में होता है पूर्ण जोड़ा, स्त्री में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो कमेंट बॉक्स में छाप दो फटाफट। नंबर 2, इसमें 22 जोड़े जो होते हैं ना, 22 जोड़े जो होते हैं ना समान होते हैं। 22 जोड़े समान होते हैं, जैसे क्रोमोसोम कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं, है ना। और एक ही जोड़ा ऐसा होता है, एक ही जोड़ा अलग होता है, जिसे लिंग, है ना, जिसे लिंग क्रोमोसोम कहते हैं, लिंग क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है ना। तो मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े होते हैं, यानी 46 गुणसूत्र मानव होते हैं, 46 जोड़े मानव में पाए जाते हैं। अच्छा, बच्चे का लिंग निर्धारण कौन करता है? बच्चे का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? बच्चे का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? जल्दी से बता दो, फटाफट बता दो कि बच्चे का लिंग निर्धारण किस पर करता है। जल्दी फटाफट बच्चे का लिंग निर्धारण किस पर करता है? गुरुजी मेरे, चलो बहुत बढ़िया, नेटवर्क इशू नहीं है सर जी, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चे का जो लिंग निर्धारण होता है ना, वो उसके पिता पर निर्भर करता है। किस पर? पिता पर निर्भर करता है। पिता पर निर्भर करता है बच्चे का लिंग निर्धारण। बहुत पर नहीं भाई साहब, पिता पर निर्भर करता है। लेकिन कि मानव के सामान्य किसी कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? युग्म होते हैं। यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन गई भैंस पानी में। 50% बच्चे तो गए, 50% बच्चे तो इस क्वेश्चन में गए, मुझे पता है 50% बच्चे तो गए। मोहम्मद दानिश जी सब लोग देखो, 50% बच्चे तो गए। गुरुजी क्वेश्चन में पूछा है कि गुणसूत्र के कितने युग्म पाए जाते हैं ना, गुणसूत्र कितने युग्म पूछा गया। युग्म की बात होती है मतलब जोड़ा जो होता है ना, वो 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, 23 जोड़ा होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। अगर आपसे पूछा जाए कि आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से छापो फटाफट कि आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? और द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द
ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? फटाफट फटाफट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। अनुवांशिकी का जो जनक कहा जाता है ना, वो ग्रेगर जॉन मेंडल को, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है अनुवांशिकी का जनक। और दी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक लिखी थी चार्ल्स डार्विन ने। किसने लिखी थी? चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी, चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। इसे कहते हैं तैयारी, इसे कहते हैं तैयारी। भाई साहब लगा दो आग, जवानी इसे कहते हैं, जवानी इसे कहते हैं, लगा दो आग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन समूह, लिखा है निम्नलिखित में से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ कौन सा है? जैव का मतलब जो केवल गल जाने वाला पदार्थ। खोज करके बताओ भाई साहब। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, अपने जितने भी दोस्त हैं सभी दोस्तों वीडियो का लिंक शेयर जरूर कीजिए। जल्दी से खोज करके बताओ कौन सा समूह जैव निम्नीकरण का पदार्थ है। जल्दी फटाफट फटाफट। चलिए ऑल सब्जेक्ट नोट्स मिलेगा भाई साहब, मिलेगा, ठीक है ना। तो जैव निम्नीकरण पदार्थ कौन सा है, ठीक है ना। आज ऑल सब्जेक्ट होगा, मैथ भी देखेंगे हम लोग, एसएसटी हर चीज को देखेंगे। तो इसमें अगर आप देखोगे भाई साहब, इसमें देखोगे तो केवल निम्नीकरण घास, पुष्प और चमड़ा, चमड़ा नहीं गलेगा। घास, लकड़ी, प्लास्टिक, प्लास्टिक नहीं गलेगा। घास के छिलके, केक और रबर, रबर नहीं गलेगा। घास, केक है ना, केक, लकड़ी और घास, ये गल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही है। देखो ऑप्शन नंबर डी सही है, सारे के सारे कुछ गल जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी सही होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर चलते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास, वृत्ताकार परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा, परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा, वृत्ताकार सीमा का व्यास क्या कहलाता है? कल हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा था, क्वेश्चन नंबर 5। इसका व्यास क्या कहलाएगा जल्दी बता दो। क्वेश्चन नंबर 5, इसका व्यास क्या कहलाता है? व्यास कभी भी नहीं समझना आप लोग, ये कहलाएगा व्यास जब भी होता है ना, ये इसका मुख्य अक्ष कहलाता है। कहलाता है मुख्य अक्ष कहलाता है ऑप्शन नंबर ए, मुख्य अक्ष कहलाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा अगर मैं अगर एक बात कहता हूँ कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ध्रुव से, है ना, ध्रुव से फोकस की दूरी क्या कहलाती है? जल्दी कमेंट करना, ध्रुव से फोकस की दूरी क्या कहलाती है? दूसरा क्वेश्चन अगर पूछा जाए, फोकस ना, ध्रुव से केंद्र की दूरी, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी, वक्रता केंद्र की दूरी, वक्रता केंद्र की दूरी क्या कहलाती है, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन आता है कि यदि f बराबर 10 है, 10 सेंटीमीटर है तो r बराबर क्या होगा? ये 3 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा फेमस है, ऋणात्मक गुरुजी ऋणात्मक। देखो ध्रुव से जो फोकस की दूरी होती ना, ध्रुव से फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब? फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। और ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है ना। और f बराबर 10 है तो r बराबर 20 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि r जो होता है ना वो f का दुगुना होता है। r जो होता है ना वो f का दुगुना होता है भाई साहब, r जो होता है वो f का दुगुना होता है। तो क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, शाबाश हिमांशु कुमार जी, राजा कृष्णा, दीपक, धनंजय कुमार, बहुत अच्छी तैयारी है। आप सभी लोग मेरे प्यारे शेर में बढ़िया से आप लोग पढ़ो, मन से पढ़ो, ठीक है ना। अधिक से अधिक कमेंट कीजिए। मैं कुछ दिन के लिए ये सीरीज बंद कर दिया था, आज से ये सीरीज स्टार्ट हुआ, आज से ये सीरीज स्टार्ट हुआ। और सब्जेक्टिव के लिए मैं आप लोग बता रहा हूँ बहुत जल्दी, ठीक है ना। ये सीरीज आपका स्टार्ट हो गया आज से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? कल हमने इस क्वेश्चन को देखा था। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है जल्दी बता दो? 32 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो भाई साहब उत्तल दिया है तो पॉजिटिव तो देना होगा ना, और 32 r का मान दिया है 32, तो आप निकाल सकते हो ना f का मान क्या होगा? f का मान हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो हम कहेंगे सर ऑप्शन नंबर जो है ना हमारा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी सही होगा, 16 सेंटीमीटर प्लस में, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? अगर ऋणात्मक होता है, ध्यान से बताना, कल हमने पढ़ाया था इसलिए मैंने आज क्वेश्चन पूछा ताकि आप भूल तो नहीं गए। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा? देखो ऋणात्मक होने का मतलब है, सबसे पहली बात यह है कि ऋणात्मक होने का मतलब है, ऋणात्मक होने का मतलब है कि अगर प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होता है इसका मतलब वो वास्तविक है, वास्तविक है, और वास्तविक होगा तो हमेशा उल्टा होगा। तो वास्तविक उल्टा, ऑप्शन नंबर ए सही है, वास्तविक और उल्टा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन किसके द्वारा होता है? जैसे मान के चलिए हमारा नेत्र है और इसमें प्रकाश प्रवेश कर रहा है तो उसका अधिकांश अपवर्तन होता है। अधिकांश अपवर्तन किसके द्वारा होता है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, बहुत बढ़िया, राजकुमार जी, हिमांशु हजारी, रामविलास, सिकंदर कुमार। तो नेत्र में प्रवेश करने वाली जो होते हैं भाई साहब, आज मैंने कोविड शील्ड का दूसरा डोज लिया।
कोविडशील्ड का मेरे बच्चे दूसरा डोज हमने लिया। मैंने सोचा तबियत खराब होगी, क्लास नहीं ले पाऊंगा, लेकिन बढ़िया हूं, मैं फिट हूं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है ना। तो क्या होगा कि कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा ये बताओ कि नेत्र का रंगीन भाग कौन सा होता है? नेत्र का रंगीन भाग बताओ जल्दी से, फटाफट नेत्र का रंगीन भाग बताओ। और नेत्र का काला भाग क्या कहलाता है? नेत्र का काला भाग क्या कहलाता है? ठीक है ना। और ये बताओ कि नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? नेत्र में मेरे बच्चे प्रतिबिंब गुरुजी, प्रतिबिंब कहाँ बनता है ये बताओ। भाई साहब मैं अगर पहले जुनून में फिर से आ गया ना, फिर से मैंने आ गया ना, बहुत बढ़िया मजा आ जाएगा, ठीक है ना। तो गुरुजी नेत्र का रंगीन भाग आइरिस होता है। नेत्र का रंगीन भाग क्या होता है बताओ जल्दी से? आइरिस होता है। नेत्र का रंगीन भाग आइरिस होता है। नेत्र का काला भाग मेरे बच्चे क्या कहलाता है? पुतली कहलाता है गुरुजी, पुतली कहलाता है। और नेत्र का प्रतिबिंब जो बनता है वो रेटिना पर बनता है। रेटिना या दृष्टि पटल पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। बहुत बढ़िया आदित्य कुमार जी, कृष्णा, हिमांशु, सन्नी कुमार, जितेंद्र, पंकज, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 की ओर। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण जिस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं वह रंग कौन सा है? यानी कि वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना। फटाफट कर दो। यस गुरुजी, बहुत बढ़िया। आप सभी वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों में। पूछा गया कि प्रकीर्णन किसका अधिक होता है? देखो वायुमंडल में अगर प्रकीर्णन की बात होती है ना तो सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होता है नीले रंग का, ऑप्शन नंबर डी। नीले रंग का जो होता है ना प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगर मैं आपसे पूछता हूं ना नंबर 1 किसका तरंगदैर्ध्य अधिक होता है? अगर आपसे पूछा जाए किस रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है? नंबर 2 पूछा जाए किस रंग का विचलन अधिक होता है? विचलन किस रंग का अधिक होता है? अगर पूछा जाए आपको इंद्रधनुष में झुकाव किस रंग का अधिक होता है? झुकाव किस रंग का होता है? ठीक है ना, झुकाव किस रंग का अधिक होता है? ये 3 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने बताए। 3 क्वेश्चंस मैंने बताया आपके। तरंगदैर्ध्य देखो, तरंगदैर्ध्य क्या होता है कि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य केवल अधिक होता है, बाकी सब अधिक। विचलन पूछा जाए बैगनी का अधिक हो जाएगा। झुकाव पूछा जाए किरण का अधिक तो बैगनी का सबसे अधिक, बैगनी रंग का अधिक होता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज आप लोगों को बढ़िया से रखना है कि लाल का केवल तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, बाकी सब कुछ कम होता है। बाकी सब कुछ क्या होता है? कम होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, मजा आ गया, मजा आ गया, ठीक है ना। चलो 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 चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का आवर्ती कितना होता है? प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का आवर्ती कितना होता है? देखिए भारत में उत्पादित, हमारे घर में जो आता है वो 220 वोल्ट एसी करंट आता है, और इसकी जो आवर्ती होती है वो कितना होता है आपको ये बताना है, ठीक है ना, भारत के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया मेरे बच्चे। आदित्य कुमार जी, कुमारी अस्मिता, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा। चलो तो भाई साहब भारत में जो होता है ना वो 50 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर ए 50 हर्ट्ज हमारे भारत में आता है। तो ऑप्शन क्या होगा बता दो। चलो चलो चलो, अच्छा ये बताओ हर्ट्ज में पता है आप लोगों को क्या मापा जाता है? हर्ट्ज में पता है? हर्ट्ज में हम लोग क्या मापते हैं? ध्वनि जो होता है ना, देखो ध्वनि होता है डेसिबल में, ध्वनि मापा जाता है डेसिबल में, लेकिन मनुष्य जो है ना डेसिबल में भी यहाँ पर हटा जाता है कि मनुष्य कितनी मतलब अधिक से अधिक। तो मनुष्य 0 से लेकर के 20 से लेकर के मनुष्य 20 से लेकर के 2000 हर्ट्ज की आती है ना ध्वनि को सुन सकता है। ये होता है मनुष्य 2000 तक की ध्वनि को सुन सकता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि 10 क्वेश्चन में से कितने आप लोगों ने सही किए। फटाफट कर देना ईमानदारी से, बिल्कुल ईमानदारी से। आवर्ती गुरुजी, आवर्ती कैसे मतलब हर्ट्ज होता है? बहुत बढ़िया। आवर्ती जो होता है ना, आवर्ती का ऐसे मतलब हर्ट्ज जो होता है, जल्दी बताओ फटाफट। यस गुरुजी हमने 7 सही किया। यस सर, यस सर, हमने 8 सही किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो 10/10 सर जी, वेरी गुड, मजा आ गया बच्चा, मजा आ गया, मजा आ गया। चलो 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 अब चलते हैं हम लोग एग्जाम वाली सीरीज पर। अब कहाँ चलते हैं बताओ गुरुजी मेरे? अब चलते हैं एग्जाम वाली सीरीज पर। आज से मजा आने वाला है। एग्जाम वाली सीरीज पर पहला क्वेश्चन छपने वाला है। देखो अगर है हिम्मत मेरे बच्चे, पढ़ते हो तो बिना ऑप्शन वाला बना के दिखाओ। जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? अरे भाई साहब ये क्वेश्चन तो इसमें ऑप्शन देने पड़ेंगे आपको। जीव द्रव्यमान का इसमें ऑप्शन देना पड़ेगा, ठीक है ना, इसमें ऑप्शन देना पड़ेगा। देखो जीव द्रव्यमान की है ना ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन सा नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर ऑप्शन देना पड़ेगा। छोड़ो इसको, दूसरे नंबर पर चलिए। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? चलो उस क्वेश्चन को सेट करने में मैंने ध्यान नहीं दिया था, जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे भाई साहब, पवन विद्युत चाल, पवन की चाल कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। अगर आपसे मैं पूछा हो जाए यहाँ पर कि बच्चों पवनों का देश क्या पूछा जाता है? पवनों का देश किसे कहा जाता है? तो पवनों का जो देश होता है ना, पवनों का देश होता है डेनमार्क। कौन होता है? डेनमार्क को पवनों का देश कहते हैं। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है।
नेक्स्ट है सिल्वर की परमाणु संख्या कितनी है, छाप दो। आज भाई साहब परमाणु संख्या का खात्मा करने वाला हूं, आज परमाणु संख्या का खात्मा करने वाला हूं। जितना भी क्वेश्चन तुम्हें याद है ना, आज तुम तो घुटने टोकोगे, लेकिन टेकना मत मेरा बच्चा। सिल्वर जो होता है ना, सिल्वर गुरुजी एजी, सिल्वर जो होता है एजी होता है, सोना है ना, चांदी होता है, क्या होता है चांदी जो होता है गुरुजी मेरे, इसकी परमाणु संख्या 47 होती है। कितनी होती है बता दो, 47। 47 कहने वाले लोग सबका सही है भाई साहब, सबका सही है, सबका सही है। चलो एक बात मैं पूछूं क्या, एक बात मैं पूछूं, क्रोमियम की परमाणु संख्या कौन बच्चा बताएगा, क्रोमियम की परमाणु संख्या बताएगा जी, क्रोमियम की परमाणु संख्या कोई बता दो, क्रोमियम का बता दो, कोई बता दो, कोई बता दो मेरे बच्चे। पारा का बता दो, पारा बोले तो मरकड़ी है ना, मरकड़ी का बता दो, मरकड़ी का बता दो, मरकड़ी का, ठीक है ना। चलो फटाफट बता दो, चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया। HG मरकड़ी बता दो। यस गुरुजी मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा। अरे साहब तुम ही बता दो ना, तुम ही बता दो ना। चलो वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मरकरी गुरुजी मेरे 80 होता है, क्रोमियम देखो 24 होता है, क्रोमियम की परमाणु संख्या 24 होती है और मरकरी 80 होता है। लेकिन एग्जाम में लोहा पूछा जाएगा। आप कैसे जानते हो गुरुजी, मैं जानता हूं ना, एग्जाम में पूछा जाएगा लोहा। एग्जाम में मेरे बच्चे लोहा आएगा 26 मार के आ जाना, लोहा आएगा 26 आ जाएगा, ठीक है ना, लोहा 26 आ जाएगा एग्जाम में आपके सामने आएगा, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलो तो लोहा आएगा 26 मार के आ जाना। यस गुरुजी मार के आ जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, देखो इस प्रक्रिया या इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया बोलो या प्रक्रिया को क्या बोलो, ध्यान दीजिए। अगर सोडियम क्लोराइड को, अगर सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा दिया जाता है तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, हाइड्रोक्साइड ऐसा कुछ बनाता है मान के चलो। तो मेरे ख्याल से मैं बता रहा हूं ना कि अगर ये चीजें टूट जाती है, जब ये क्या होता है, वियोजित हो जाता है, यानी हम इसे कहेंगे वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, हम इसे कहेंगे वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है ना। आंसर क्या होगा, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। वैद्युत वियोजन, हाँ ये भी कह सकते हैं ना वैद्युत वियोजन, अरे विद्युत के कारण हुआ तो हम इसे कह सकते हैं वैद्युत वियोजन अभिक्रिया, वैद्युत वियोजन अभिक्रिया, ठीक है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन हमारा फिटकरी का रासायनिक सूत्र बता दो, बहुत बढ़िया। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिटकरी का रासायनिक सूत्र भाई साहब अपने कॉपी पर लिख के रख लेना, अपने कॉपी पर लिख के रख लेना, फिटकरी का रासायनिक सूत्र। गुरुजी कैसा टाइप करें, K2SO4, K2SO4Al2, वेरी गुड गुरुजी, Al2 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। SO4 का होल क्यूब है ना, उसके बाद 24H2O, 24H2O ये होता है फिटकरी का सूत्र, लिख के रख लो एग्जाम में आएगा। न्यू चैनल जीरो से हीरो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो मेरे बच्चे ये फिटकरी का रासायनिक सूत्र है, लिख के रख लो, लिख के रख लो, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाली चीज है फिटकरी का रासायनिक सूत्र। देखो बढ़िया से K2SO4Al2 है ना, SO4 का होल क्यूब, उसके बाद 24H2O, 24H2O एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो 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 आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमने जो कल पूछा था आपसे, यानी कि इससे पहले वाले सेट में, सेट नंबर 48 में क्वेश्चन पूछा था कि किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V, प्रतिरोध R और प्रवाहित धारा I के बीच संबंध क्या है। V R और I के बीच रिलेशन क्या है ये बताना है आपको। V R I के बीच रिलेशन क्या है, बहुत बढ़िया सुधीर चौरसिया, सुधीर मेरे बच्चे बहुत बढ़िया आपने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, धन्यवाद आपको, है ना। V R I के बीच रिलेशन क्या है, जल्दी से कमेंट करो भाई साहब। मनोज कुमार जी, धोनी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो देखो इसमें क्या होता है, फार्मूला होता है V बराबर IR, क्या होता है V बराबर IR होता है, V बराबर IR होता है, क्या होता है जल्दी से बोलो, V बराबर IR होता है। मजा आ गया, बहुत अच्छा। अगर मैं कहता हूँ भाई साहब ध्यान दीजिए, अगर मैं कहता हूँ ना कि V बराबर 220 है, ध्यान दीजिए V बराबर 220 है और I का मान अगर मैं कहता हूँ कि 20 एम्पियर है, 20 एम्पियर है, तो R का मान प्रतिरोध बताओ। जल्दी से मैं देखता हूँ सबसे पहला किसका आंसर आता है, मैं देखना चाहता हूं कि सबसे पहला आंसर किसका आता है, जल्दी कर दो, फटाफट कर दो, तेजी से फटाफट कर दो जल्दी से। 110 गुरुजी, चलो चलो और कोई बताओ। 11 गुरुजी, 11। अरे भाई साहब फार्मूला देखो, फार्मूला आता है V बराबर IR। अब वोल्ट ये 220 वोल्ट हमारे घर में आ रहा है, 20 एम्पियर की धारा है, R मालूम नहीं है, 0 0 कैंसिल, 11 तो प्रतिरोध हो जाएगा हमारा 11 ओम, क्या हो जाएगा प्रतिरोध 11 ओम हो जाएगा, 11 ओम हमारा प्रतिरोध हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 ओम। जितने लोगों ने 11 लिखा सबका सही है, जितने लोगों ने 11 लिखा सबका सही है, सबका सही है, ठीक है ना। अगर मैं कहता हूँ V बराबर हमारे घर में आ रहा है 110, ठीक है ना, और हमारा जो ये R का मान है वो 22 है, वो 22 ओम है, ठीक है ना। तो धारा का मान बता दो जल्दी से कि धारा का मान क्या होगा। अरे भाई साहब I का मान क्या होगा,
आई का मान क्या होगा, जल्दी से न्यूमेरिकल करके दिखा दो, आई का मान क्या होगा। आप बोलोगे सर इतना इजी क्वेश्चन, हाँ इतना इजी क्वेश्चन, जल्दी कर दो। v बराबर 110 है, r का मान 22 है, ई का मान बताओ। आप बोलोगे गुरुजी v बराबर आई आर होता है, क्या होता है आई आर। v का मान गुरुजी 110, i का मान मालूम नहीं, r का मान 22 है, 22 पंजे 110 होता है। तो आप बोलोगे गुरुजी मेरे 5 एम्पियर कितना हो जाएगा बता दो, 5 एम्पियर धारा बहेगी, 5 एम्पियर कितनी बहेगी जल्दी बोलो। 5 एम्पियर हमारा आंसर होगा, 5 एम्पियर हमारा आंसर होगा, देख लो। यस यस कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है बढ़िया है, बहुत अच्छा है। चलो 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 ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नंबर 2, 100 वाट का विद्युत बल्ब, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। जल्दी से आप बोल सकते हैं ना, 100 वाट का विद्युत बल्ब यानी पावर का जो मान है वो 100 वाट है, ठीक है, और बी का जो मान है वो 250 है। अब आपको क्या निकालना है, इसमें जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित धारा यानी आई का मान, आई का मान आपको बताना है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला पता है ना आप लोग को, P बराबर भी आई फॉर्मूला होता है, P बराबर भी आई फॉर्मूला होता है। P बराबर क्या होता है जल्दी बोलो, भी आई, P बराबर भी आई होता है। तो हम लिखेंगे 100 बराबर 250 और गुणा आई, ठीक है, 0 0 कैंसिल हो गया है ना, ये हो जाएगा 10/25 बराबर में आई, 2 बार में और 5 बार में 2/5, 2/5 बोलो या 0.4 एम्पियर, या 0.4 एम्पियर निकलेगा। देखो 0.4 भी कह सकते ना, 0.4 एम्पियर कह सकते हो ना। अरे भाई साहब जल्दी बताओ, 0.4 एम्पियर हो सकता है नहीं है, यस सर हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, ठीक है ना। तो ये देखो ये 3 फार्मूला आपको याद रखना है। पहला फार्मूला P बराबर भी आई, P बराबर भी स्क्वायर बाय आर और P बराबर आई स्क्वायर आर, ये 3 फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हम इस पर न्यूमेरिकल का एक वीडियो अलग से बनाएंगे, हम इस पर न्यूमेरिकल का एक वीडियो लेकर के आएंगे सब्जेक्टिव के तौर पर, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर यस यस, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 चलिए, विद्युत फ्यूज किस पर आधारित होता है। सर फ्यूज जो होता है ना, विद्युत फ्यूज जो होता है ना वो उष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। किस पर होता है, उष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है, और इसे हमेशा जोड़ा जाता है, हमेशा जाता है इसको लाल तार से यानी कि विद्युन्नम्य तार से, हमेशा इसको विद्युन्नम्य तार से जोड़ा जाता है। और ये हमें लघुपतन और ठीक है ना शॉर्ट सर्किट से बचाता है ना, शॉर्ट सर्किट से भी हमें हमेशा बचाता है। चलो चलो चलो, अति भारण और लघुपतन से हमें बचाता है। क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो धारा उत्पन्न करने के लिए जो होता है ना, विद्युत जनित्र कहते हैं, हम उसे विद्युत जनित्र कहते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर आता है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गतिशील कण होते हैं। गतिशील कण कौन से होते हैं जल्दी से बता दो, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गतिशील कण जो होते हैं ना वो हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन। कौन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन गतिशील कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। कल हमने 2 चीज पढ़ाया था कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, लिख के रख लेना, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है, ठीक है ना। अगर लेकिन उल्टा पूछा जाए कि एक कूलम्ब पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख के याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। तो मेरे भाई साहब ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख के रख लेना है, ठीक है ना। चलिए चलिए, तो यहाँ का सफ़र कैसा रहा, आज हमारा साइंस का सफ़र कैसा रहा, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। गुरुजी अच्छा रहा, बढ़िया रहा या फिर ख़राब रहा, कैसा रहा बता आप लोग। अब चलते हैं एसएसटी की ओर, एसएसटी की ओर बढ़ते हैं। अजीत कुमार जी बहुत ही बेहतरीन आंसर है आपका, ऐसे पढ़ते रहोगे, मुझे पूरा भरोसा है आप लोग अच्छा करोगे, अच्छा करोगे मेरे भाई। सामाजिक विज्ञान की ओर बढ़ते हैं और हम डेली पढ़ाएंगे इसी तरह से, आप लोग पढ़ते रहिए। ज्ञान धन से उत्तम, ज्ञान जो होता है ना धन से उत्तम है, क्योंकि धन की तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है पर ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। पर ज्ञान क्या होता है भाई साहब, तुम्हारी रक्षा करता है। इसलिए ज्ञान को लेने के लिए कभी पीछे मत हटना, लाइफ में कभी भी ज्ञान को लेने के लिए पीछे मत हटना, क्योंकि ज्ञान धन से उत्तम है, पैसे से ज़्यादा महत्वपूर्ण ज्ञान होता है। धन कितना भी, अगर तुम्हारा बोका आदमी रहेगा, तुम्हें बुद्धि नहीं रहेगा तो कोई काम का नहीं है।
चलिए एसएसटी आप सभी का स्वागत करते हैं दिल खोलकर। वीडियो को लाइक कर दीजिए आप सभी। आज का लाइक हम रखते हैं 350 लाइक्स आज पूरे होने चाहिए मेरे भाई। सब कुछ करते हैं फटाफट। चलो फटाफट पहला क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है और मैं भरोसा करता हूं आप लोग इसको नस्ते नाबूद कर देगो। पहला क्वेश्चन पढ़ो और देखो इसका आंसर। पहला क्वेश्चन है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था। देखो ये जो इटली है ना और जर्मनी, जब दोनों एकीकरण हो रहा था तो इसके विरुद्ध में एक देश था, उसका नाम ऑस्ट्रिया था। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। 10 में 10 लाने का, फतेह करने का आप लोग को जरूर रखिए, सी होगा ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि जालवेराइन लिखा गया, जालवेरिन होगा। जालवेरिन एक संस्था थी, जालवेरिन एक संस्था थी। किसकी संस्था थी? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है ना। तो जालवेरिन एक संस्था थी, वो व्यापारियों की संस्था थी, ठीक है ना। किसकी थी? व्यापारियों की थी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सही होगा। व्यापारियों की एक संस्था थी, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां पर किया गया था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बहुत बढ़िया विपिन कुमार जी, सुधीर चौरसिया, अब डेली क्लास होगा। तो साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग था ना, वो रूस में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? रूस सही होगा। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा है और जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। यस गुरुजी, यस यस, बहुत बढ़िया। क्षेत्रफल में रूस सबसे बड़ा है और जनसंख्या में चाइना सबसे बड़ा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर आता है कि हिंद चीन के क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति, हिंद चीन के क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? भाई साहब पहले तो ऐसा क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए यार। कौन, मतलब किसको क्या मालूम यार, क्यों पूछेगा? अमेरिका का राष्ट्रपति से हमको क्या मतलब, लेकिन पूछा जाता है। क्या करोगे भाई साहब, ये परीक्षा है। हिंद चीन यानी भारत और चाइना का जो अंतिम युद्ध हुआ था, हम कह सकते हैं 1962 में अंतिम चिन्ह, है ना। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज बुश थे। ऑप्शन नंबर सी होगा, जॉर्ज बुश उसके आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज बुश थे। क्वेश्चन नंबर 5 आता है गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? भाई साहब पार्टी ऐसा मत समझना, कुछ लोग गदर फिल्म समझ लेते हैं, नहीं भाई साहब। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? बेहतरीन क्वेश्चन है। गुरुदयाल, चंद्रशेखर, लाला हरदयाल, सोहनदास है ना। बागला गलत है, तो इसका राइट आंसर होगा, है ना, लाला हरदयाल ने 1913 में किया था। लाला हरदयाल 1913, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल 1913, ठीक है ना, 1913। चलो चलो चलो, ठीक है ना। गांधी जी का आश्रम बनाया था जिसका नाम था साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भाई। इसकी स्थापना 1915 में हुई थी। कस्तूरबा गांधी ने इसे मदद किया था बहुत ज्यादा, कस्तूरबा गांधी ने भी इसे मदद किया था। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। याद रखिएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जिस समय हुआ था, उस समय जो वहाँ के जनरल डायर थे, वो कौन थे? है ना, जनरल डायर का नाम बताइएगा सभी लोग। जलियांवाला बाग हत्याकांड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, जनरल डायर ही उसका नाम, सॉरी जनरल डायर उसका नाम था, सॉरी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, ठीक है ना। इसके बाद किस समिति का गठन हुआ था? एग्जाम में पूछा जाता है, इसके बाद किस समिति का गठन हुआ था? किस समिति का गठन हुआ था? इसके बाद हंटर आयोग का गठन हुआ था, है ना। हंटर आयोग का गठन हुआ था इसके बाद, ठीक है ना। इसमें जनरल डायर ने माफी मांगी थी। जनरल डायर ने माफी नहीं मांगी थी, इन्होंने बोला था कि हमने है ना। वहां पर क्या हुआ था ना, उस समय क्या हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को वहां पर मार्शल लॉ लगा था और वहां पर लोग जमा हो गए थे, इसलिए उन्होंने गोली चला दी थी, ठीक है ना। बाद में उसे किसने मारा? जनरल डायर को किसने मारा? जनरल डायर को बाद में किसने मारा? कमेंट कीजिए। जनरल डायर को बाद में किसने मारा? कमेंट कीजिए, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। यस गुरुजी, हंटर आयोग सही है, बहुत बढ़िया। अरे जनरल डायर को बाद में किसने मारा? जल्दी बताइए, जल्दी कोई बताइए। उधम सिंह ने मारा, ठीक है ना। उधम सिंह ने गोली, है ना, उधम सिंह ने इसे बाद में मारा। बाद में इसने क्या किया, किताब में गोली का नक्शा ऐसे काट लिया और काट करके किताब में गोली रखने के जैसा बना लिया और यहाँ पर के बंदूक रख करके इसे मार दिया बाद में। जनरल डायर को उधम सिंह ने मारा था, बहुत बढ़िया, उधम सिंह ने मारा था। नेक्स्ट, एक प्रतियोगी एवं उधम प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति, यानी प्रतियोगी और उद्यमी की बात जब भी आ जाती है ना, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर के जो अर्थव्यवस्था हुआ, वो उसमें क्या हुआ? मुद्रा
मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था बना, जहां पर कि ज्यादा पैसे की वैल्यू दी गई, मुद्रा प्रधान। अगला क्वेश्चन नंबर 8 आता है कि आधुनिक काल में औद्योगिक इकाई ने किसके स्वरूप को गंभीर रूप से प्रभावित किया? ठीक है ना, किसके स्वरूप को गंभीर रूप से प्रभावित किया? आधुनिक काल में औद्योगिक इकाई ने किसके स्वरूप को गंभीर रूप से प्रभावित किया? देखिए, अभी जो आधुनिक काल में जितना बहुत ज़्यादा फैक्ट्री खुलने लगे, शहर को बढ़ावा दिया इन्होंने और लोग ज़्यादा से ज़्यादा गांव छोड़ करके शहर आने लगे, तो ऑप्शन नंबर बी से होगा शहरीकरण को। नेक्स्ट है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष हुई थी? ये तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये आर्थिक मंदी आई थी और इसका आरंभ कब से हुआ था? क्वेश्चन नंबर 9। तो सबको याद है ना, 1929 है आर्थिक मंदी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा आता है कि आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? ठीक है ना, आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय कब पारित हुआ? इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। मुझे थोड़ा सा इसका आंसर दिमाग से उतर गया, एकदम राइट आंसर मेरे भाई साहब, ईस्वी में कहीं मिस्टेक हो सकता है, मुझे इसमें कन्फ्यूजन है, ठीक है ना, कन्फ्यूजन हो रहा है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। 51 सर जी सबका सही है, अगर सब लोग कह रहे हैं 51 तो सही होगा, सब लोग 51 कह रहे हैं तो सही होगा। यस 10 का 51 सर जी, सब तो सही है, बढ़िया है। तो आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम पारित हुआ 1951, आप लोग कह रहे तो सही है, मैं से इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया, आप लोगों ने आज एसएसटी को भी देखा, बहुत मन लगा होगा, सबको बहुत मन लगा होगा। चलिए देखिए, मैं इसका तरह से नहीं बता रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन बैंक सीरीज में। इसका जो हमारा क्वेश्चन बैंक सीरीज है उसका पहला क्वेश्चन है ना, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? पहला क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन नंबर पहला। सर आप कमेंट नहीं पढ़ते हैं आदित्य कुमार जी? बिल्कुल पढ़ते हैं। अगर हम कमेंट ही पढ़ते रहेंगे तो फिर पढ़ाएंगे कब? अगर हम कमेंट ही पढ़ते रह जाएंगे तो पढ़ाएंगे कब? जरा बताइए आप सभी लोग, ठीक है ना। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पहला क्वेश्चन, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? यस गुरु जी, बहुत बढ़िया। 1944। चलो देखो 1944, देखो बहुत लोग 1844 कर रहे हैं, नहीं भाई साहब, ठीक है ना। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944, ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन है 1944, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाता है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 2, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? ठीक है ना। तो ये थे कहाँ के? जर्मनी के, ये जर्मनी के थे। ऑप्शन नंबर, यहाँ तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। अगला क्वेश्चन, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं? वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहा जाता है, ठीक है ना। वृहद लगभग 71% भाग में जो है ना पृथ्वी का जल है, पृथ्वी जो है ना ये इसके 71% भाग में जल है, इसीलिए हम इसे कहते हैं नीला ग्रह। क्या कहते हैं भाई साहब? हम इसे नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? सबसे ज्यादा वन कहाँ पर देखने को मिलता है? कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे अधिक वन देखने को कहाँ मिलता है? तो भाई साहब मैं अगर बात करूं भारत की ना, तो भारत में सबसे अधिक जो वन देखने को मिलता है ना, ये मध्य प्रदेश में देखने को आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा बताओ? मध्य प्रदेश में। एमपी सर, कहाँ? एमपी सर, मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। अगर मैं पूछूं आपसे सुंदरवन कहाँ स्थित है? सुंदरवन कहाँ स्थित है? तो कमेंट बॉक्स में छापो सुंदरवन कहाँ स्थित है, जल्दी से फटाफट। यस गुरुजी, यस गुरुजी। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन स्थित है, सबको पता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण कहते हैं? निम्नलिखित तो है नहीं, अब ये बताओ लोकतंत्र का प्राण किसे कहते हैं? ठीक है ना, लोकतंत्र का प्राण किसे कहते हैं? क्वेश्चंस में कई बार आ जाता है, ठीक है। तो लोकतंत्र का जो प्राण होता है ना, वो राजनीतिक दलों को कहा जाता है। राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण कहते हैं। दूसरी बात अगर पूछा जाए आपसे कि हमारे संविधान में कितने भाग हैं? पहला क्वेश्चन, संविधान के जनक कौन है? पूछा जाए भाई साहब संविधान के जनक कौन है? अगर ये पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो भाई साहब कमेंट में कितनी बार बहुत सारी चीजें आ सकती है।
ठीक है ना। तो संविधान में कितने भाग हैं, संविधान के जनक कौन है, आत्मा कौन है। संविधान में 22 भाग हैं टोटल, ठीक है ना। और अनुच्छेद 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं। संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और संविधान की आत्मा कहते हैं अनुच्छेद 32 को, ठीक है ना। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं। चलो 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 आगे चलते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछा था पिछली क्लास में। पहला क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर, ठीक है ना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो संविधान ना, सूचना के अधिकार आंदोलन की जो शुरुआत हुई ना, वो किस राज्य से हुई थी, वो राजस्थान से हुई थी। अगर पूछा जाए किस ईस्वी में, 2005 में। पूछा जाए किस देश में पहले हुई थी, तो देश इंग्लैंड, याद रखना, इंग्लैंड में सबसे पहले हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, निम्नलिखित में कौन सा बीमारू राज्य नहीं है। भाई साहब बीमारू राज्य तो बहुत सारे नहीं है। टोटल राज्यों की संख्या और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, अभी बता दो। कितने राज्य अभी हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, फटाफट छापो। नहीं पता गुरुजी मेरे, अरे भाई साहब देखो, राज्यों की संख्या अभी वर्तमान में कितनी है, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो आप बताओगे ना। गुरुजी मेरे राज्यों की संख्या अभी देखोगे तो आप 28 देखने को मिलता है, केंद्र शासित प्रदेश 8 है। कितने, 8 है। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि इसमें से 4 ऐसे स्टेट हैं, 28 में से, जम्मू कश्मीर को तो हटा दिया, 28 में से मेरे बच्चे बीमारू जितने भी है, BIMARU, 4 ऐसे राज्य हैं जो बीमारू आते हैं, यानी पिछड़े आते हैं। पहले पर अपना बिहार आता है, मध्य प्रदेश आता है और राजस्थान उड़ीसा आता है। इसको छोड़ के बाकी सब नहीं होंगे, 4 को छोड़ बाकी नहीं होंगे। वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आता है। तो वाणिज्यिक बैंक का राष्ट्रीयकरण पहली बार 14 बैंक, फिर 6 बैंक, टोटल 20 बैंकों का हुआ, फिर 1 बैंक कम हो गए। तो वाणिज्यिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1969, मुझे ना इसका तारीख मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन वर्तमान में पूछा जाए राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं, वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 19 मारना। कितना मारना जल्दी बताओ, 19 मारना। राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 19 मारना। पूछा जाए मेरे भाई साहब आपसे बैंकों का बैंक, क्या पूछा जाए, बैंकों का बैंक पूछा जाए, या आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय बैंक, या सॉरी केंद्रीय बैंक, क्या पूछा जाए, केंद्रीय बैंक पूछा जाए, या पूछा जाए कि नोट जारी करने के लिए अधिकार, नोट जारी करने का अधिकार किसे है, ठीक है। तो बैंकों का बैंक भी RBI को कहते हैं, केंद्रीय बैंक भी RBI को कहते हैं, और नोट जारी करने का भी अधिकार RBI को ही है। तो ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और RBI की स्थापना तो लल्लू राम वाला क्वेश्चन है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है भाई साहब, तो मुंबई में इसकी मुख्यालय स्थित है, मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला है कि बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए। बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए। अरे भाई साहब बाढ़ आ जाए आपके यहाँ तो ऊंची भूमि पर जाइए। कहाँ जाइए, ऊंची भूमि पर जाइए। और क्या इसमें कोई खास बात तो नहीं है क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अरे भाई साहब बिहार का शोक कहो या फिर है ना, या फिर आत्मघाती नदी कहो, या आत्मघाती या फिर विश्वासघाती नदी कहिए इसको, ठीक है ना। तो बिहार का शोक कहा जाता है किस नदी को, तो कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है ना। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन याद रखना, और कुछ क्वेश्चन याद रखना। अगर पूछा जाए बंगाल का शोक किसका पूछा जाए, बंगाल का शोक पूछा जाए, बंगाल का शोक है ना, बंगाल का शोक किसे कहते हैं, मेरे ख्याल से मेरे भाई से दामोदर ना, जल्दी बताइए बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं। बंगाल का शोक भी आता है कई बार, ठीक है ना, बंगाल का शोक आ जाता है, ठीक है ना। कोसी तो बिहार का शोक हो गया, ठीक है। आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद धर्मेंद्र, क्या नाम है आपका, पूरा आशीर्वाद है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दामोदर नदी होगा, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, ठीक है ना। अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी, क्या पूछा जाए, भारत की सबसे लंबी नदी, तो आंसर क्या होगा, गंगा, ठीक है ना। और पूछा जाए गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो आंसर मारेंगे यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी में आंसर आ जाएगा यमुना, क्या हो जाएगा, यमुना। और भारत की सबसे चौड़ी नदी अगर पूछा जाए, चौड़ी नदी पूछा जाए तो आंसर लिखेंगे ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र सबसे चौड़ी नदी है। अगर ये पूछा जाए विश्व की सबसे है ना, विश्व की सबसे बड़ी नदी, तो आंसर मारेंगे नील, क्या मानेंगे, बड़ी नदी है नील, ठीक है ना। बहुत बढ़िया शाबाश, ज्ञान कहीं से आए लेते चलो। एसएसटी का क्लास कैसा रहा आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, आप सभी लोग कमेंट कीजिए एसएसटी का क्लास कैसा रहा। मेरे भाई साहब जल्दी बताओ एसएसटी का क्लास कैसा रहा, लाइक शेयर करते रहिए सब लोग,
गुरुजी मेरे सब लोग लाइक शेयर करते रहिए, ठीक है ना, फटाफट। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए नाइस गुरुजी मेरे, बहुत अच्छा रहा, अच्छा रहा गुरुजी। चलो चलो थोड़ा आराम कर लो भाई साहब, एक आध मिनट थोड़ा देर आराम कर लो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। चलो चलो शुरू करते हैं। यस चलो, क्या आपको मैथ से डर लगता है भाई साहब? क्या आपको मैथ से डर लगता है? नहीं लगता है तो बताइए, पहला क्वेश्चन है। सब लोग लाइक कर दीजिए फटाफट। और आप किस जिले से एक बार कमेंट कीजिए, बहुत से नहीं पूछा हूँ। आप लोग मुझे कहाँ से देखते हैं? आप लोग मुझे किस जिले से देखते हैं? आप लोग मुझे किस जिले से देखते हैं? एक बार कमेंट कीजिए सब लोग, फटाफट कमेंट कीजिए अपने जिले का नाम। चलो फटाफट अपने जिले का परचम फहरा दीजिए, अपने जिले का परचम एक बार फैला दीजिए ताकि हम स्टार्ट कर सकें। यस गुरुजी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत दिनों के बाद आए हैं सर, जरूर आइए, जरूर आइए राकेश। चलो चलो चलो, नालंदा जिला की जय हो। बांका डिस्ट्रिक्ट है, बेतिया जिला से देख रहे हैं सुमेंद्र, कैसे हैं सुमेंद्र? चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। छपरा जिला से हैं, छपरा वाले की जय हो। बक्सर जिला, खगड़िया, मोतिहारी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, बांका, समस्तीपुर के लोग बहुत ज़्यादा हैं। मोतिहारी के देख रहे हैं सुधीर। सुपौल जिला से, सिवान जिला से देख रहे हैं लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, जहानाबाद, मुंगेर। अब चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चे, शुरू करें। यस यस गुरुजी, यस गुरुजी बहुत बढ़िया। आज होने वाला है मैथ का तांडव। क्या होने वाला है? मैथ का तांडव होने वाला है। मैथ का क्या होने वाला है? तांडव होने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, समीकरण के मूलों की प्रकृति है। समीकरण के मूलों की प्रकृति है फर्स्ट क्वेश्चन। देखो और देख करके बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। मेरे भाई साहब सब आप जहां से भी हैं, आप सभी को नमस्कार, नमस्कार। आराम से पढ़िए। मूलों की प्रकृति पूछा गया तो हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 4 बराबर 0। इसके मूल निकालेंगे बच्चे तो a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा 2 और c बराबर हो जाएगा 4। d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 4, 4 माइनस 16 माइनस का 14 माइनस का 12, यानी ये हो जाएगा हमारा वास्तविक नहीं है, अवास्तविक है। ऑप्शन नंबर सी अवास्तविक है ना। माइनस का आंसर आया, इसका मतलब ये अवास्तविक है। क्या हो जाएगा भाई साहब? अवास्तविक हो जाएगा, क्योंकि 4 में 16 तो माइनस में आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर चलो 2। इसके बीच की दूरी बताओ। देखो अगर नहीं बताएं तो गई भैंस पानी में। जल्दी देखो, दूरी बताओ। यस गुरुजी दूरी बताओ। तो भाई साहब डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू निकाल लेते हैं गुरुजी मेरे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप कहोगे भाई साहब कैसे? तो यहाँ पर हुआ 2 माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस 3 माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये भाई साहब हो गया 4 और प्लस में 16, 20 हो गया। 2√5 आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी 2√5। देखो आ गया क्या? 2√5। यस गुरुजी, यस गुरुजी। तो 2√5 आपका आंसर देखने को मिलता है। कितना आता है जल्दी बताओ? 2√5 आपका आंसर देखने को मिलता है। ठीक है, चलो 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 आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जी। थोड़ा सा रुक जाओ यार, लाइट प्रॉब्लम हो रही है। चलो हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 3। बताओ अगले क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन लिखा है कि बिंदु 4,10 और 2,2 को मिलाने वाली रेखा खंड के मध्य बिंदु, पहले इसका और इसका मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु के मध्य बिंदु से 0,2 की दूरी क्या होगी? पहले आपको मध्य बिंदु निकालना है। पहले क्या निकालना? मध्य बिंदु। ठीक है, अगर आप इसका मध्य बिंदु पहले निकालते हो, इसका और इसका मध्य बिंदु, तो पहले निकलेगा 4 2 0 6 का आधा 3 और 10 6 12 का आधा 6। अब इसके बीच की दूरी निकालो। अब इसके और इसके बीच की दूरी निकालो जल्दी, है ना। इसके बीच की दूरी निकालो तो आप बोलोगे सर दूरी ए बी मान लीजिए। तो यहाँ पर 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो बचा जी -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास 9 और प्लस 16 25, 5 इकाई आंसर आएगा। समझे आप लोग? समझे कि नहीं समझे बताइए? नहीं समझे तो बताइए, फिर से समझाते हैं। समझे इसको? अरे पहले देखिए क्या बोला था, पहले बोला था कि इसके बीच का मध्य बिंदु निकालिए। ठीक है, ये दोनों का मध्य बिंदु निकाल लीजिए। मध्य बिंदु निकालने के बाद जो आता है उसका 0,2 से दूरी निकालिए। इसका मध्य बिंदु कैसे निकलेगा? दोनों को जोड़ेंगे 4 2 6 का आधा 3,
और 12 का आधा 6। अब इसका निकालेंगे, हो जाएगा। समझे थे? नहीं सर, अरे पगला कैसे समझा रहे? देखो पहले मध्य बिंदु निकालने के लिए सबको आना चाहिए। अगर हम कहें आपको कि 4,2 और 6,-4, इसका मध्य बिंदु बताओ तो। अभी पता चल जाए किसको समझ में आया। इसका मध्य बिंदु बताओ तो जल्दी से, देखना अभी एकदम पता चल जाएगा कि बात किसको समझ में आता है किसको नहीं आता है। जल्दी बताओ इसका मध्य बिंदु बताओ, तेजी में। डायरेक्ट क्यों बना रहे हैं सर? अरे ऑब्जेक्टिव, अरे पगला कहेगा प्रियांशु राज, ठीक है ऑब्जेक्टिव है इसलिए जल्दी है ना, इसलिए डायरेक्ट बना रहे हैं। उतना तो समझना चाहिए आपको, उतना घुचू मत बनिए। इसका मध्य बिंदु कैसे निकलता है? दोनों को जोड़ेंगे, 4 और 6 10 आधा करेंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है बोलो? इसका फॉर्मूला होता है x1 + x2 बटे 2 और y1 + y2 बटा 2। हम की समझाएंगे थोड़ा बताओ। तो 4 + 6 बटे 2 और 2 + -4 बटे में 2, तो 10 का आधा 5 और यहाँ जोड़ेंगे तो माइनस कितना हुआ? 2, -1 आएगा इसका आंसर। देखो 5 और -1, अबे 5 और -1 आंसर आया है तो सही है, नहीं आया तो गलत है, बात खत्म। इतने बात है, ठीक है। अब चलो, अब एक तो दूरी सूत्र देख लो। अब देख लो यहाँ पर तुमको पता चला कितना तुमको दूरी सूत्र आता है, कितना आता। देखो इसको बना के दिखाओ, इसके बीच का दूरी, इसका बीच का दूरी अगर तू निकाल लिया मेरा बच्चा तो समझ लो तुमको आता है, ठीक है। आप सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहिए। मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है अभी तक में 150 लाइक्स भी नहीं पूरे हुए। अरे भाई साहब, मैंने बोला 350, यहाँ तो 150 में काबिल हो नहीं रहा है पूरा। 350 कैसे हो जाएगा? अब इसके बीच का अगर डिस्टेंस आप निकालोगे ए बी मान करके, ए बी करके दिखाओ, कोई निकाल के, कोई दिखाओ। तो बोलोगे सर 4 और माइनस करें तो ये प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ध्यान दो, 1 - 2 का स्क्वायर क्यों हुआ प्लस? क्योंकि यहाँ माइनस दिया था। 7 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 49 प्लस में 1, √50 आया। देखो √50, √50 को 5√2 लिखेंगे, है ना। 5√2 लिखेंगे। एक बच्चा कह रहा सर 5 ही होगा, घोचू है क्या रे? 5 कैसे हो जाएगा? 5√2 आंसर होगा, 5 हो जाएगा, अपने मन से 5 हो जाएगा। कमाल करता है तुम लोग में। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ इससे बनने वाले केंद्रक का सूत्र निकालो। केंद्रक का निर्देशांक बताओ। ये क्वेश्चन जो बच्चा नहीं बना पाया, समझो एकदम साफ नहीं पड़ता है घर में। 2,4, 0,6 और 4,-1 जे नहीं बना पाया, समझो एकदम नहीं पड़ता है घर में। सर आप पॉलिटेक्निक का क्या लिखा है जी? जल्दी कीजिए फटाफट। क्वेश्चन को मेरा सही था सर, हमारे धर्मेंद्र ठीक है, बढ़िया था। तो इस क्वेश्चन को हर हाल में आपको सही करना है। त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक कैसे निकालेंगे? सबका x पॉइंट जोड़ दो, सबका x पॉइंट जोड़ दो। तो 2 + 0 + 4 बटे 3 कर दो। सबका y पॉइंट जोड़ दो। 4 + 6 10 में, यहाँ तो ये माइनस में 1 है तो घट जाएगा, ये बटे 3 कर दो। जोड़ेंगे तो 6 बटे 3 और इधर जोड़ेंगे तो यहाँ 6 4 10 में गया तो 9 बटा 3। कट के आंसर देखो, जिसका 2 3 आया है वो बाजी मार लिया, जिसका 2 3 आया समझो वो बाजी मार लिया, और जिसका 2 3 नहीं आया समझो उसका गलत है, ठीक है। चलो 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 एक क्वेश्चन और देते हैं भाई साहब, एक क्वेश्चन और देते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन हम दें आपको कि 2,3, 4,-1 और 6, आराम से हमसे 6,7 इसका निकालो। इसका बताइए जल्दी से, फटाफट कीजिए इसका। सर जी आप पानी पी रहे थे? हाँ हम पानी पी रहे थे भाई साहब, जल्दी बताओ इसका बताओ। अगर आप इसका निकालोगे तो आप फिर वही करोगे ना, सब पॉइंट करोगे। 2 + 4 और प्लस में 6 बटे कर दोगे 3, 3 + -1 और प्लस में 7 बटे कर दोगे 3। देखो गणित हल्का चीज है, ठीक है, आराम से समझो, आराम से बनाओ, कभी गलती नहीं होगा। 6 6 12 बटा 3 और यहाँ हो गया जी 10 में गया तो 9 बटा 3। अरे भाई साहब कटाओगे तो ये आ जाएगा 4,3 और जिस बच्चे ने 4 3 लाया समझो उसने बाजी मार लिया। इसका आंसर क्या आएगा जल्दी बोलो? 4,3 आएगा। 4, क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो देखो कितना आसान है, बताओ कितना आसान। अच्छा ये बताओ, क्या केंद्रक निकालना हार्ड है? केंद्रक निकालना क्या है बोलो, आसान या हार्ड? केंद्रक निकालना क्या है जल्दी बोलो, आसान है या हार्ड है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, आसान या हार्ड? जल्दी बताओ। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो,
इसको इतने बढ़िया से समझना, बोला है कि यह बिंदु अगर संरेखी है, यह बिंदु संरेखी है तो कौन सा चीज यहाँ पर सही है। देखो हमने क्या बताया था जब हम संरेखी पढ़ा रहे थे आप लोग को, ये 1 2 है, ये 0 0 और 0 है, और यहाँ पर ऐसा क्या रखे, ठीक है। तो इसको अगर संरेखी करना है ना, तो आपको पता है ए बी के जगह पर क्या रखना पड़ेगा, आपको बताएं हम, अगर इसको संरेखी करना है ना तो ए बी के जगह पर भी यहाँ पर 1 और 2 ही आएगा, 1 और 2 ही आएगा, देख लो, तब ये बिंदु संरेखी हो जाएगा। आप करके देख लेना। संरेखी का नियम क्या है, आप इसे ए मानोगे, इसे बी मानोगे, इसे सी मानोगे। हाँ सर मानेंगे। पहले आप निकालोगे ए बी, यस सर, ए से लेके बी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर गुरुजी बी से सी निकालेंगे, और फिर निकालेंगे ए से सी, और उसके बाद जांच करेंगे क्या ए सी इज इक्वल टू ए बी और प्लस बी सी है, ऐसा जांच करेंगे। या फिर हम इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल के बता पाएंगे। अगर 0 आ गया क्षेत्रफल तो समझ लो बिंदु संरेखी है। इसका मतलब अगर ए का मान 1 होता है और बी का मान 2 होता है तो हम कह सकते हैं ना कि बी ए का दुगुना है, ए का दुगुना है, तो ये सही होगा। देखो अगर कहीं पर बी इज इक्वल टू, हाँ अजीत ठीक है तुम्हारा, अजीत बिल्कुल सही है तुम्हारा, है ना। विष्णु कुमार जी ठीक है ना, हाय सर बढ़िया है, चलो ठीक है। तो b इज इक्वल टू 2a होगा हर कंडीशन में मेरे बच्चे, है ना। b इज, है ना, आप कह सकते हो b इज इक्वल टू 2a, या फिर इसको उल्टा कह सकते हो ना 2a इज इक्वल टू b। तो ऑप्शन मेरे बच्चा देखो, ऑप्शन नंबर सी सही होगा हर हाल में। देखो ऑप्शन नंबर सी सही होगा हर हाल में। देखो यस या नो करो, यस या नो, बहुत बढ़िया। चलो चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन नंबर 6 में चलो। दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनके संगत कोण, है ना, दो समान कोण त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, यह कथन किसका। 100% जरूरी क्वेश्चन परीक्षा के लिए, एकदम जरूरी क्वेश्चन है ये, जल्दी बहुत जरूरी क्वेश्चन है, देख लो सब लोग, ठीक है। कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, यह कथन किसका है। जल्दी कर दो, फटाफट फटाफट कर दो। यस गुरुजी थेल्स, है ना, ये हमारे थेल्स चाचा ने कहा था। ऑप्शन नंबर क्या होगा बताओ, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये थेल्स, ठीक है ना। अच्छा ये किसने बोला था, ये किसने बोला था कि किसी ये ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, समकोण त्रिभुज में ये नियम काम करता है, ये किसने बोला था। अरे भाई साहब जल्दी बता दो कि ये किसने बोला था कि ये नियम काम करेगा, जल्दी से। यस गुरुजी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो विष्णु कुमार जी थेल्स चाचा ने बोला, अरे भाई साहब ठीक है। तो ये कहने वाले जो थे ये पाइथागोरस ने कहा था, ठीक है ना, ये पाइथागोरस ने कहा था, ये पाइथागोरस ने कहा था कि ये नियम काम करता है किसी भी समकोण त्रिभुज में। अच्छा कितने लोग बता पाते हैं, कितने लोग बता पाते हैं, ठीक है ना। अब देखना आराम से देखना, ये मान के चलो ए है बी और ये क्या है, मान के चलो सी है। मैं कहता हूँ कि ये हो गया √2, ठीक है, ध्यान से देखना, ये हो गया √2 और ये हो गया 3, ये 4। क्या ये समकोण त्रिभुज है, क्या अगर इसकी भुजा ऐसी मैंने देता, अगर मैं ऐसा देता हूँ, क्या ये समकोण त्रिभुज है बताओ तो। √2 3 और 4, अरे यार इतना मैसेज मत करो, ठीक है ना। नहीं ये समकोण त्रिभुज नहीं है, इसमें आप लगा के देखोगे तो नहीं लगेगा, तो ये समकोण त्रिभुज नहीं है, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो तीसरी भुजा के सम्मुख कोण का मान क्या होगा। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का वर्ग तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर हो, वही चीज है जो मैंने कहा था अभी कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर, तो आपको बताना है कि एंगल का मान कितना होगा, कोण का मान कितना होगा। जल्दी से फटाफट कर दीजिए। सोनू कुमार जी, हरिलाल कुमार जी, नो कह रहे सर जी, बहुत बढ़िया। सुजीत कुमार सक्सेना धर्मवीर है, किशन कुमार है, विष्णु कुमार है, 45 डिग्री। अरे भाई साहब गलत बता रहे हो आप, ठीक है ना। देखो जब भी ये ऐसा होता है ना, ये ए सी स्क्वायर जो काम करता है ना, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी, तो ये काम करेगा 90 डिग्री पे, 45 में क्यों करेगा बताओ ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी और समरूप है त्रिभुज डी ई एफ। त्रिभुज ए बी सी और समरूप है त्रिभुज डी ई एफ में बी सी बराबर 3 है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं त्रिभुज एक ए बी सी बनाता हूँ, दूसरा त्रिभुज डी ई एफ बनाता हूँ, ए बी सी और फिर बनाता हूँ डी ई एफ, ध्यान से देखो, ठीक है ना। अगर मैं कहता हूँ कि बी सी का मान 3 है, चलो भाई साहब 3 है, और ई एफ का मान 4 है, 4 है। अगर ए बी सी का क्षेत्रफल 54 है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्या बता सकते हो आप। सॉरी सर मिस्टेक हो गया, अरे भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे, ठीक है। हमने क्या बोला था
कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो हम कहेंगे 3/4 का जो रेशियो होगा वो 54 बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF होगा, DEF होगा। थोड़ा सा बढ़िया से करना, 9/16 बराबर 54 बटा DEF। अब तो दिमाग लगा सकते हो, अब तो दिमाग लगा सकते हो, जल्दी बताओ, अब तो दिमाग लगा सकते हो। सर 9 से कटेगा, ये 9 से कटेगा सर 6 बार में, और 6 से गुना करेंगे 16 96, तो 96 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। सेंटीमीटर का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर होगा, 96 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। अजीत कुमार जी, दिलीप कुमार जी, आज संस्कृत के क्लास में मजा आने वाला है ठीक है ना, आज हमने संस्कृत को भी ऐड किया, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। आगे चलो, वृत्त के अंदर दिए गए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा आप खींच सकते हो? अगर मैं कहता हूं कि एक वृत्त है, अगर मैं कहता हूं यह एक वृत्त है और इसके अंदर मैं एक पॉइंट देता हूं, तो इसके अंदर एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा आप खींच सकते हो? कितनी स्पर्श रेखा आप खींच सकते हो, मुझे ये बता दो। वृत्त के अंदर किसी बिंदु से आप कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो? अब देखो कुछ लोग अभी भी गलती करते हैं, आप पढ़ते नहीं हो अच्छे से, ठीक है ना, अपने दोस्तों शेयर कर दो वीडियो को, ठीक है। देखो ओनली 2 सर जी, अरे भाई साहब विष्णुगी क्या पढ़ते हो, मतलब अजीब चीज हो गया ना आज। चलो देखो, वृत्त के बाहर ध्यान दीजिए, अगर पूछा जाए वृत्त के बाह्य बिंदु से, तो वृत्त के बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा होता है ना। अगर पूछा जाए मेरे बच्चे वृत्त पर, अगर वृत्त पर पूछा जाए तो अनंत स्पर्श रेखाएं होगी, लेकिन बात हो रही है वृत्त के भीतरी बिंदु से, तो अरे वृत्त के भीतर देखो, स्पर्श रेखा का मतलब होता है जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है, तो 2 बिंदु पर करती है। तो यहाँ कोई भी स्पर्श रेखा नहीं होगा बच्चा, 0 आंसर होगा, यहाँ छेदक होगा। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि छेदक रेखा जो होती है ना, छेदक रेखा वृत्त को कितने जगह स्पर्श करती है, तो छेदक रेखा जो होती है मेरे बच्चे, वो वृत्त को 2 जगह स्पर्श करती है, 2 जगह स्पर्श करती है। समझ आप लोग? यस सर, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। यहाँ पर 0 आंसर मारो भाई, 0 में ही खुश रहो तुम। अगला क्वेश्चन देखो, एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? क्वेश्चन नंबर 10। बढ़िया क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन है। अब देखो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना, मैंने तो बोला था याद कर लेना क्या बोला था मैंने बोला था बच्चा याद कर लेना। 36 सेंटीमीटर है तो उसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर ही होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 7 सेंटीमीटर ही होगा। बोलो गुरुजी कैसे? अरे भाई साहब कई बार बताया मैंने कि अर्धवृत्त जो होता है ना, अर्धवृत्त जो होता है ना, पाई r प्लस में 2r होता है, बराबर में 36 दिया है, r कॉमन लोगे तो पाई प्लस 2 बचेगा, बराबर में 36 सेंटीमीटर। r रखोगे गुरुजी में, पाई का मान 22/7 और प्लस में 2 लोगे, प्लस में क्या लोगे जल्दी बताओ? 2 लोगे और 36, इसका एलसीएम जो आप करोगे 7 लेकर के, तो 22 प्लस में 14, 36/7 होगा, बराबर में 36 काट दो, है ना, 36/7 बराबर 36 आ गया। अरे आज पता नहीं कलम नहीं चल रहा है अच्छे से, तो आर का मान 7 सेंटीमीटर ही आंसर आएगा। यस बहुत बढ़िया, चलो ठीक है ना। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए, 10 में से कितने सही किए, जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट करो। बहुत बढ़िया, अजीत कुमार जी सर, सुजीत कुमार सक्सेना, किसान सुमेंद्र कुमार है। चलो 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 फटाफट कीजिए। इंक एंड हो गया सर ना मेरे बच्चे, वो कलम नहीं है, वो कलम नहीं है। 9/10 9/10, चलो 8/10 गुरुजी मेरे। देखो एक कौन बच्चा है, एकदम घोचू बच्चा, लिख रहा है 10/9। अबे पगला कहीं का, नीचे बड़ी संख्या होती है, नीचे बड़ी संख्या होती है। गुरुजी मारूंगा कान में एक थप्पड़, ठीक है ना। आंसर क्या होगा 7। गलती मत करना, गलती मत करना, मेरा बच्चा गलती नहीं करेगा कभी। आगे बढ़ो, कहते हैं जी क्यों करते हो भरोसा, है ना, क्यों करते है ना, क्यों करता है भरोसा गैरों पर जब चलना ही है तुझे अपने पैरों पर, ठीक है ना भाई साहब। क्यों करता है भरोसा गैरों पर जब चलना ही है तुझे अपने पैरों पर। भाई साहब जब अपने पैरों पर चल रहा है ना, कभी दूसरे पर भरोसा मत करना। क्या बोला मैंने भाई साहब? कभी दूसरे पर भरोसा मत करना, खुद पर भरोसा रखो। जीवन में अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो भरोसा खुद पर रखो, किसी दूसरे पर कभी मत रखना, ठीक है ना। सर जी आपकी शादी हो गई है क्या? अरे भाई साहब शादी मत कराओ मेरी, ठीक है ना, ऐसे ही ठीक हो यार, ऐसे ही ठीक हूँ मेरा बच्चा, शादी मत कराओ, ठीक है ना। चलो क्या ध्यान से देखो, फार्मूला वाली सीरीज मेरे बच्चे, अब मैथ की फार्मूला वाली सीरीज पर टिक पाओगे। इसके बाद हिंदी होगा और फिर संस्कृत होगा। आज मैंने पूरा खात्मा करने के लिए सोचा है। पहला क्वेश्चन देखो, है ना, चलो फटाफट मेरे बच्चे। पहला क्वेश्चन देखो कि वृत्त की परिधि होती है, क्या पूछा है? वृत्त की परिधि होती है गुरुजी मेरे, वृत्त की परिधि होती है। भाई साहब देखो, वृत्त की जो परिधि होती है ना, वो 2πr होती है, 2πr होती है वृत्त की परिधि, 2πr होती है वृत्त की परिधि,
ठीक है ना। अगर पूछा जाए क्षेत्रफल मेरे बच्चे वृत्त का, तब लिखना पाई आर स्क्वायर, तब क्या लिखना, पाई आर स्क्वायर लिखना, अभी मत लिखना। क्वेश्चन नंबर 2, संगत असंगत होने का नियम समझाओ। अरे बच्चे तुम तो मुझे समझा नहीं पाओगे, कमेंट कैसे करोगे, मैं समझा देता हूँ। a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 तो हम इसे कहते हैं गुरुजी मेरे संगत होगा। बहुत बढ़िया। a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 लेकिन बराबर नहीं हो c1/c2 तो क्या होगा, ये बताओ, जल्दी बताओ क्या होगा गुरुजी मेरे, तब तो ये असंगत हो जाएगा। अगर तीनों बराबर हो जाए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 संगत, तो संगत होता है और होता है, बोलो यस या नो। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए 3 चलते। घनाभ का व्याकरण क्या होता है? अरे भाई साहब क्या लिखा है मतलब तुमने, घनाभ का व्याकरण नहीं होता है, विकर्ण होता है। घनाभ का विकर्ण बोलना चाहिए तो व्याकरण लिख दिया है। जल्दी करो फटाफट कर दो। किशन कुमार जी, आजाद सोहन जी, सर जी आप किस जिले से हैं बताइए मुझे। गुरुजी मेरे मैं कहाँ से हूँ बता दूँ क्या, बता दो, छोड़ दो, नहीं बताता हूँ यार, चलो 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 ठीक है ना। गुरुजी मेरे घनाभ का जो विकर्ण होता है ना वो होता है √L² प्लस b² प्लस में h², ये होता है घनाभ का विकर्ण, ये होता है घनाभ का विकर्ण। क्वेश्चन नंबर 3 है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? क्या पूछा है? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? देखो अर्धगोला जो होता है ना 2πr²। अगर पूछा जाए अर्धगोले का संपूर्ण तो लिखना मेरे बच्चे 3πr²। अगर पूछे गोले का, अगर पूछे गोले का क्षेत्रफल तो लिखना 4πr²। तब क्या लिखना जल्दी बताओ, 4πr², तो लिखना 4πr²। यस गुरुजी जरूर लिखूंगा। नेक्स्ट नंबर 5 है, वलय का क्षेत्रफल क्या होता है? मेरे बच्चे वलय क्या होता है? वलय का मतलब होता है वृत्ताकार पथ का रास्ता। अगर मैं दो एक ऐसा वृत्ताकार बना देता हूँ, वृत्ताकार, इसके बीच में जो रास्ता बना ना, रास्ता बना, इसे ही कहते हैं वलय, रास्ता को वलय। तो वलय का क्षेत्रफल 2 तरीके से निकालते हैं। वलय का क्षेत्रफल एक होता है बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, और माइनस मेरे बच्चे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, यानी पाई बड़ी आर का स्क्वायर माइनस पाई छोटी आर का स्क्वायर, यानी पाई कॉमन ले लो तो बचेगा बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर, माइनस छोटी आर का स्क्वायर, इसे कहते हैं वलय का क्षेत्रफल। 11th का क्लास कब से शुरू हुआ गुरुजी मेरे? देखो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चे, उम्मीद करता हूँ कि 5 तारीख से शुरू कर दूंगा, 5 तारीख से उम्मीद करता हूँ कि कर दूंगा, या 4 तारीख से, ठीक है। चलो पिछली क्लास का सूत्र मैंने पढ़ाया था SN इज इक्वल टू पढ़ाया था। SN का फार्मूला बताओ तेजी में गुरुजी मेरे। SN का फार्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये SN का फार्मूला है, ये SN का फार्मूला है। चलो ये SN का फार्मूला है। चलो 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 ट्रेन चल रही है सर। अरे भाई साहब क्या लिख रहे हो, क्यों नहीं चलेगी? चलेगी, बिल्कुल चलेगी फार्मूला, क्यों नहीं चलेगी। दूसरा क्वेश्चन हमारा है मूल बिंदु से दूरी का फार्मूला, ठीक है ना, पढ़ाया था हमने x² और प्लस में x² प्लस में y², x² प्लस में y² पढ़ाया था हमने, x² प्लस y²। जल्दी बता दो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, सर आप कलम नहीं चल रहा है, सर जी आपका कलम नहीं चल रहा है। अरे भाई साहब ये कलम नहीं है, मैं तो अपने हाथ से लिखता हूँ, मैं अपनी उंगली से लिखता हूँ। गुरुजी मेरे क्लास टाइमिंग क्या है? 7:10 डेली क्लास टाइमिंग है, 7:10। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा का मान बता दो जल्दी से। सर क्वेश्चन बैंक मैथ का ऑब्जेक्टिव करवाइए। अरे भाई साहब पूरा क्वेश्चन बैंक करवा दूंगा, भरोसा तो रखो, पूरा क्वेश्चन बैंक करवा दूंगा भाई साहब, भरोसा तो रखो। अब एग्जाम तो करीब आने दो भाई साहब, सब पढ़ा दूंगा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक थीटा। क्या होता है जल्दी बताओ? कोसेक थीटा होता है, ठीक है ना। कोस थीटा हमारा आंसर होता है, ठीक है ना, कोसेक थीटा। अगर मैं पूछूं आपसे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा तब क्या लिखोगे? कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा पूछूंगा तो क्या लिखोगे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। चलो 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 कोट 90 डिग्री माइनस थीटा अगर मैं पूछूं तो क्या लिखोगे? तब लिखना मेरे बच्चे टेन थीटा होता है। क्या होता है? टेन थीटा। अब एक बच्चा मेरी शादी कराने में क्यों लगा है तू बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 बताओ क्या लिखा है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। गुरुजी मेरे ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए कॉसेक में कोट जाए तो आंसर बचता है क्या? वर्ण। क्या बचता है? वर्ण। या अभी क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, तब भी आंसर मेरे बच्चे 1 लिखना। या क्वेश्चन ऐसा पूछ लेना 9 सेक स्क्वायर थीटा, 9 सेक स्क्वायर थीटा और 9 टेन स्क्वायर थीटा, अब बताना क्वेश्चन क्या होगा?
अब बताना क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का बताओ, इस क्वेश्चन का बताओ। इंग्लिश मीडियम से एसएसटी बोर्ड का सर जी, अरे भाई साहब नहीं होता है, हमसे इंग्लिश आता ही नहीं मुझे। यस, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ऐसे कंडीशन में मेरे बच्चे 9 आंसर हो जाता है, 9 होता है, ठीक है ना। घनाभ का क्षेत्रफल लास्ट बता दो, घनाभ का, सॉरी घन का, सॉरी घन का। गुरुजी मेरे घन में क्या होता है, घन में 6 वर्ग होते हैं, 1 2 3 4 5 6 वर्ग होते हैं, 6 वर्ग, तो 6 गुना वर्ग का स्क्वायर 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर होता है हमारा। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, मैथ का क्लास समाप्त हुआ और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मैथ्स बहुत अच्छे लगे होंगे। अब चलते हैं हम लोग हिंदी की दुनिया में, और हिंदी कहते हैं भाई साहब सबका प्यारा दुलारा होता है हिंदी। हिंदी सबके लिए बहुत ही बेहतरीन होता है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे हिंदी को, ठीक है ना भाई साहब। आप सभी लोग वीडियोस को लाइक करते रहिए, दोस्तों में शेयर करते रहिए, ठीक है ना। चलो 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 गुरुदेव, बहुत बढ़िया, चलो चलते हिंदी की दुनिया में। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं भाई साहब, क्वेश्चन है हमारा हिंदी। चलो देखो, एक बच्चा कितना बढ़िया बोल रहा है, गुरुजी मेरे एक बच्चा कह रहा है सर जी, अरे यार एक बच्चा पता नहीं क्या लिख रहा है, ठीक है चलो बढ़िया है। पहला क्वेश्चन देखो हिंदी में, संतु मछली लेकर क्यों भागा। अरे भाई साहब पहला क्वेश्चन बताओ, सबको शेयर कर दो हिंदी, सबको शेयर कर दो और स्टार्ट करो। संतु मछली लेकर क्यों भागा, अब बताना पड़ेगा ना आपको मछली लेकर क्यों भागा। तो संतु है ना, बेचने के लिए गलत बात है, खाने के लिए गलत बात है, काटने के लिए गलत बात है। तो संतु जो था ना, कुएं में डालने के लिए, क्या करने के लिए, कुएं में डालने के लिए मछली लेकर के भागा था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बताओ मेरे भाई साहब, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही होगा, कुएं में डालने के लिए मछली को लेकर भागा था। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आता है, सीता के बड़े बेटे का नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 2, सीता के बड़े बेटे का नाम क्या था। ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका जी, क्या नाम है, टिंकू सोनी जी, आपका धन्यवाद, बहुत अच्छा। ठीक है, सीता के बड़े बेटे का नाम क्या था। तो गुरुजी मेरी जो सीता थी ना, उसके बड़े बेटे का नाम कैलाश था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कैलाश इसके बड़े बेटे का नाम था, कैलाश इसके बड़े बेटे का नाम था सीता का। ठीक है ना, कैलाश। धरती कब तक घूमेगी, इस पाठ की धरती कब तक घूमेगी, इसके लेखक हैं सावरदैया। आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने पूरा हिंदी अच्छे से पढ़ाया है, वो वाला सावरदैया है, जाएंगे। अरे अच्युत लक्ष्मी के बेटे का नाम था, अच्युत जो था ना वो लक्ष्मी के बेटे का नाम था, अच्युत बेटे का नाम था अच्युत। समझ गए आप लोग। नेक्स्ट देखो, टॉलस्टॉय कौन थे। अरे भाई साहब टॉलस्टॉय कहाँ के लेखक थे, चीनी लेखक, रूसी लेखक, फ्रेंच लेखक, अंग्रेजी लेखक कौन थे। यस सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर मॉर्निंग में कब होगा क्लास। देखिए मॉर्निंग में बहुत जल्दी हम सुबह 6 बजे क्लास लेने वाले हैं, 6 बजे क्लास लेने वाले मॉर्निंग में, बहुत जल्दी। 1-2 दिन के अंदर मैं अपना बैच मतलब सेटअप कर लूँ, अच्छे से मैं सेट कर लूँ, ऑफलाइन बैच को अच्छे से सजा लूँ, फिर आप लोगों का मैं क्लास लूँगा। टॉलस्टॉय रूसी लेखक थे, ऑप्शन नंबर ए सही है। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, क्वेश्चन नंबर 2 है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, क्वेश्चन नंबर 4। तो लुधियाना में नहीं हुआ था, राजस्थान में नहीं हुआ था, गुरु नानक का जन्म जो है ना वो तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तलवंडी में हुआ था। उस समय जब ये पढ़ता था, ये पाकिस्तान में पढ़ता है ना, अभी पाकिस्तान में, उस समय भारत में ही था, ठीक है ना। बंटवारे के बाद ये पाकिस्तान में पड़ गया, ये से नानकाना साहब के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कि रहीरास किसकी रचना है, रहीरास किसकी रचना है, रहीरास किसकी रचना है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ये 10वें गुरु थे। गुरु अर्जुन देव जी ने अमृतसर की स्थापना की थी, अमृतसर की स्थापना की थी, ठीक है ना। गुरु तेग बहादुर की तो हत्या करा दी थी औरंगजेब ने इसकी हत्या करा दी थी, गुरु तेग बहादुर की, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर, और गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, खालसा पंथ की स्थापना की थी, ठीक है ना। रहीरास रचना है गुरु नानक देव जी की, गुरु नानक देव जी की रचना रहीरास है। नेक्स्ट है हमारे पास, किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये, ये किसकी रचना है। इन हिंदुस्तान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये, ठीक है ना। इन मुसलमान हरिजन पे, यानी कि जो मुसलमान थे वो अल्पसंख्यक थे और हरिजन भी जो थे ये भी अल्पसंख्यक, तो इनके ऊपर में बोला था कि कोटि हिंदू वारिये, इसके बारे में ये बात किसने बोला था, ठीक है ना। इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये, ये जो कथन था, ये कथन था भारतेंदु हरिश्चंद्र का। किसका था, हरिश्चंद्र का ये कथन था। क्वेश्चन नंबर क्या होगा, बी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, समास के कितने भेद है। भाई साहब ये तो लल्लू राम वाला क्वेश्चन आप लोग के लिए, जल्दी बताओ समास के कितने भेद हैं, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7, भारतेंदु हरिश्चंद्र गुरुजी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। विष्णु कुमार जी, A2, सचिन कुमार, कृष्णा, सन्नी, जल्दी बताओ
तो समास जो होते हैं ना, समास जो होता है ना भाई साहब, पहला होता है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास होता है। दूसरा होता है भाई साहब अव्ययी भाव समास। उसके बाद होता है द्विगु समास। उसके बाद होता है द्वंद्व समास। उसके बाद होता है ना अव्ययी है ना, पांचवा में आता है बहुब्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। उसके बाद आता है कर्मधारय समास। समास 6 हो जाते हैं, ठीक है ना, समास 6 हो जाते हैं। अच्छा, कारक कितने होते हैं? अगर एग्जाम में आ जाए कारक के बारे में तो क्या लिखोगे? कारक कितने होते हैं? यस गुरुजी, कारक तो 8 हो जाते हैं। कारक कितने हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं। प्रेम घण किस युग के कवि थे? प्रेम घण, घन होगा, धन नहीं होगा, प्रेम घण। प्रेम घण किस युग के कवि थे? प्रेम घण किस युग के कवि थे? प्रेम घण किस युग के कवि थे? तो भारतेंदु युग के थे। किसके थे? भारतेंदु युग, यानी कि भारतेंदु जो थे ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे, उसके समय में जितने भी कवि हो गए उनका नाम, उसको जो ना भारतेंदु युग ही कहा गया, ठीक है ना। तो प्रेम घण हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे क्या हो जाएगा हमारा? सुंदर क्या है? अरे भाई साहब, सुंदर क्या है? कारक है, विशेष्य है, इनमें से कोई नहीं। क्या है सुंदर? क्या है सुंदर? जैसे मैं कहूँ मेरी बच्चे, मैं कहूँ कि वह सुंदर है, वह सुंदर है, वह क्या है? सुंदर है। तो मेरे भाई साहब सुंदर क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, सुंदर क्या है? व्हाट इज ब्यूटीफुल? सुंदर क्या है? तो भाई साहब सुंदर जो होता है ना, ये एक विशेषण है, विशेषण है, किसी की विशेषता बताना विशेषण है ये। सुंदर क्या है? विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 10, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? अरे भाई साहब, गांधी जी का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10, गांधी जी का जन्म हुआ था, जल्दी। तो गांधी जी जो थे ना, इसका जन्म पोरबंदर में हुआ था, पोरबंदर में हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में, ठीक है ना। आंसर क्या हुआ? बिहार, उड़ीसा, पंजाब गलत है, गुजरात में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए 10 में से कितने क्वेश्चन सही किए आपने? आपने 10 में से कितने क्वेश्चन सही किए? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी फायदे की बात करता हूँ मैं। चलो चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। 10 में 10 बहुत बच। अरे भाई साहब 10 में 10 ला लिया। कृष्णा कुमार जी, टिंकू सोनी, आर्मी, आदित्य कुमार, दिलीप, दिलखुश, नेशन, डीके, निशा पटेल, विष्णु, 10/10 इस बार सर, बहुत बढ़िया। चलिए चलते हैं संस्कृत की ओर। कहते हैं संस्कृत जो है ना, समजोरकृत, हमारे द्वितीय भाषा के रूप में हम संस्कृत को जानते हैं। माँ शारदे, ठीक है ना, हमारे ऊपर अगर बढ़िया है जी, हमारे पर आशीर्वाद है तो आप संस्कृत को कर पाओगे। पहला क्वेश्चन देखो, काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? अरे भाई साहब सब विषय पढ़ाते पढ़ाते हम भी कभी भूल जाते हैं ना। चलो, काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है ना। 1 शॉर्ट रिविजन ऑल चैप्टर्स इन 1 शॉर्ट वीडियो में कब होगा सर जी? जरूर होगा। काव्य मीमांसा के जो रचनाकार हैं वो कौन है, ठीक है ना। चलो चलो, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई साहब। इसके जो रचनाकार हो जाएंगे वो राजशेखर हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, पठित्वा में कौन सा प्रत्यय है? देखो यार मुझे तो इसमें कंफ्यूजन लगा, जो है काव्य मीमांसा के राजशेखर सही है क्या? राजशेखर सही होगा मेरे ख्याल से। नेक्स्ट है, पठित्वा में कौन सा प्रत्यय है? अच्छा है ना, पठित्वा में कौन सा प्रत्यय है? तो हम इसे कहते हैं पठिजोरकत्वा, पठजोरकत्वा ना, सॉरी, पठ और जोरकत्वा, पठ जोरकत्वा से होता है पठित्वा, और इसका मतलब होता है पढ़कर। पठित्वा मतलब होता है पढ़कर, पढ़कर। खादित्वा का मतलब खाकर, खादित्वा मतलब क्या होता है? खादित्वा मतलब खाकर। वादित्वा मतलब बोलकर, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोला गया क्वेश्चन में कि पठित्वा में कौन सा प्रत्यय है ना, तो पठित्वा में कत्वा प्रत्यय, ऑप्शन नंबर डी, कत्वा प्रत्यय। सर मैंने आपको कब से कह रहा हूँ कि भूख लगी है, क्लास खत्म कर दो प्लीज। अरे भाई साहब तुमको भूख लगी है तो तुम जाओ ना यार, खत्म क्या करोगे तुम, मतलब नाना बन गया किसी का। मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? यार तुमको आदेश दे रहे हो क्या, ठीक है ना। मंगलम पाठ का मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? यार जैसे बोल रहा है, देखो आश्चर्य लग रहा है उसकी बातों को सुन के, उसकी बातों को सुनकर हंसी भी आएगी, आपको आश्चर्य भी लगेगा, ठीक है ना। जल्दी कर दो फटाफट। अरे भाई साहब कहां से लिया गया जल्दी बताओ फिर से लिख रहा है कंठोपनिषद से। नहीं यार जल्दी बताओ कहां से लिया गया? कंठोपनिषद से लिया गया है? नहीं 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 नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र कंठोपनिषद से तो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र
अरे भाई साहब दिमाग से उतर जाता तो दिक्कत हो जाता है। सही बी सर जी। देखो पहला मंत्र यार कंठोपनिषद से नहीं लिया गया मेरे बच्चे, ठीक है, ईशावास्य से भी नहीं, श्वेताश्वर से, मुंडकोपनिषद से लिया गया। चलो यार देखना मेरे बच्चे, इसको देख लेना थोड़ा सा बढ़िया से, ठीक है ना। मैं गलत, देखो आप लोग गलत बता सकते हो ना, आप लोग गलत आप लोग मेरे बच्चे गलत बता सकते हो, मैं बता दूंगा तो यार बोलोगे सर टीचर गलत बताता है, तो मैं ऐसे छोड़ रहा हूँ। देख लेना इसको यार, कर्तन होता है, मैंने ट्रिक बनाया था अच्छा सा, ठीक है ना। देख लेना मेरे बच्चे, ईर्षा अपने सोच से मेरे ख्याल से तो ये होना चाहिए सी नंबर। देख लेना आप लोग अच्छे से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गम धातु का लंग लकार, मेरे बच्चे गम धातु का लंग लकार, गम धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा। देखो गम धातु में होता है अगच्छत, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छताम, अगच्छण, अगच्छण, ये होता है ना। तो अगर पूछा गया यहाँ पर कि प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा, तो पहला होता है अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छण, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छण। गुरुजी पटना के एक आंसर के बारे में कुछ बोलिए। अरे भाई साहब मेरे गुरुजी क्या बोले बारे में बार बार, ठीक है ना। तो यहाँ बोला है क्या, बहुवचन बताना है आपको, ठीक है ना। तो अगच्छण होगा मेरे बच्चे, अगच्छण, अगच्छण, ऑप्शन नंबर सी, अगच्छण सही होगा, ऑप्शन नंबर सी अगच्छण होगा। अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छण, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही होगा, अगच्छण होता है, ठीक है ना। आज मैं लकार का पहला वीडियो डालूंगा, मैं पहला वीडियो डालूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, पठ धातु का लट लकार, पठ धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन क्या होगा। पठ धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन क्या होगा। पठ धातु का लट लकार, अगर मैं कहूं पठ धातु का लट लकार, लट लकार में अगर पठ धातु बैठाऊं तो क्या होता है, पठ, पठत, पठंती, पठसी, पठथ, पठत, पठामी, पठावह, पठामह, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि प्रथम पुरुष, यानी कि पहले वाले में देखना है प्रथम पुरुष, ठीक है ना, और बहुवचन पठंती होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा भाई साहब, पठंती। चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 6, अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है। अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति, तो पहला होता है कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, करण से संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए आपादान से अधिकरण, है ना, आपादान से संबंध का के की राड़े दी, उसके बाद अधिकरण आता है। तो कौन सा होता है देख लीजिए आप लोग, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, समा होता है, तो सप्तमी विभक्ति, ऑप्शन नंबर डी, सप्तमी विभक्ति होता है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, सप्तमी विभक्ति। नेक्स्ट, राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो ये जो राम प्रवेश राम था भाई साहब, राम प्रवेश राम जो था, इन्होंने 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 केंद्रीय लोक सेवा केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की राजधानी नगर कौन सा है। अरे भाई साहब ये कौन सा क्वेश्चन, बिहार का राजधानी नगर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8। चलो बिहार का राजधानी नगर जो आ जाएगा वो आपका पाटलिपुत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है। नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है, तो भाई साहब नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है, नाम छोड़ के, रूप छोड़ के, नाम और रूप दोनों को छोड़ के, या बिना किसी को छोड़े, तो नाम और रूप छोड़ के नदियाँ मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारा कि दास्यति में किस लकार का रूप है। सती, आदस्यति जब भी आ जाए, है ना, आदस्यति आ जाए, स्यति आ जाए, कभी भी अगर स्यति आ जाए तो समझ लेना ये लिरिट लकार का है। किसका है, लिरिट लकार। तो जब भी स्यति आ जाए तो समझ लेना ये लिरिट लकार का है। तो आंसर क्या होगा, लिरिट, भविष्यत काल, लिरिट लकार ये है ना। जैसे गमिष्यति, 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 गमिष्यत, गमिष्यन्ति, तो ये होता है लिरिट लकार, ऑप्शन नंबर सी लिरिट लकार का होगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। तो सर आप संस्कृत पढ़ा रहे हैं, हाँ भाई साहब। तो आप लोग मुझे कमेंट करना कि 10 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए, जरूर कमेंट कीजिए सभी लोग, ठीक है ना।
और बहुत दिनों के बाद मैंने सारे सब्जेक्ट को लिया, बड़ा मन खुश हुआ, बहुत अच्छा लगा मुझे। आई एम वेरी हैप्पी टुडे, ठीक है ना, बहुत अच्छा लगा मेरे बच्चे, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैंने आज हर सब्जेक्ट को लिया, 5 में से 5 सब्जेक्ट लिया। आप लोग मुझे बार बार कमेंट करते हैं नोट्स के लिए, तो मेरे बच्चे ऑल सब्जेक्ट का आप नोट्स लेने के लिए मेरे भाई मुझे इस नंबर पर मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप पर डायरेक्ट बात कीजिए कि मुझे पेमेंट करना है, या फिर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं अगर कॉल लगता है तो, ठीक है ना। आप 150 रुपये आपको पे करना पड़ेगा और ऑल सब्जेक्ट का नोट्स आपको मिलेगा। एक व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, इसका PDF मैं दे दूंगा। इस बार में मैं कोई मजाक या झूठ नहीं बोलना मेरा बच्चा, ठीक है ना। 15 मिनट बाद आपको इसका PDF मिल जाएगा दिशा ऑनलाइन क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं सब लोग जाकर के कमेंट है ना सर्च करके जुड़ जाइए, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और सब्जेक्टिव क्लास के बारे में आप लोग मुझे बार बार कमेंट करते हैं, मैं ज़रूर करवाऊंगा, ठीक है ना। आज सुबह भी 6 बजे के लिए मैं टाइम कुछ देख रहा हूँ। धन्यवाद। कुछ हमारी भी तैयारी है बच्चों, मैं भी अपने लिए खुद पढ़ता हूँ। बहुत सारे ऑफलाइन बैचेज़ हैं हमारे, ऑफलाइन बैचेज़ पढ़ाने के बाद मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपने लिए पढ़ता हूँ। अभी मैं अपने लिए पढ़ने वाला हूँ, अपने लिए पढ़ूंगा अभी 10 बजे से। तो अपने लिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि हमें भी कुछ जॉब की तैयारी करनी पड़ती है, तो इसलिए टाइम का थोड़ा दिक्कत होता है। आप लोग समझिए मेरी भावनाओं को, ठीक है ना। धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके फायदे की बात करता हूँ। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।